स्काईलार्क ग्रुप प्रेजेंट्स विजनरीज ऑफ हरियाणा, सिर्फ न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। एक अच्छे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए गुरु का दर्जा जो है वो भगवान से भी ऊपर रखा गया है। क्योंकि अगर गुरु सही हो तो हमें अर्जुन मिल सकते हैं, और मार्गदर्शक गलत हो तो हमें दुर्योधन मिल सकते हैं। आज ऐसे ही एक मार्गदर्शक, एक ऐसे ही एक शिक्षक, एक गुरु हमारे साथ हैं। तो नमस्कार। आईसीएस के फाउंडर जी। कोचिंग सेंटर, एक कोचिंग सेंटर से शुरू करके आज आप 100 से ज़्यादा, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जी, अक्रॉस हरियाणा में शुरू करके आप चले गए हैं, राजस्थान में भी चले गए हैं। ये जर्नी हम आपसे जानना चाहेंगे, कैसे शुरू हुई ये जर्नी, कैसे उस नंबर तक पहुँचे जहाँ पर आप हैं। और जैसा कि हमारी बातचीत हो रही थी कि वो नंबर और भी ज़्यादा था, कोविड की वजह से थोड़ा सा बीच में एक बम्प आया, स्पीड ब्रेकर। तो वो पूरी जर्नी हम जानना चाहेंगे। देखिए, इट वाज 2000 था। मैं अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए दिल्ली कोचिंग सेंटर में गया। वहाँ जा कर के मैंने देखा कि कोचिंग सेंटर में पढ़ के सरकारी नौकरी लग सकते हैं, तैयारी करके सरकारी नौकरी लग सकते हैं। और वहाँ से मैंने ये सफ़र शुरू किया। मैं अपने बैच को पूरा जब मैंने किया तो वहीं पर मुझे ऑफ़र मिला कि तुम पढ़ने के लिए नहीं, तुम पढ़ाने के लिए पैदा हुए हो, तुम नौकरी लगने के लिए नहीं, लगवाने के लिए पैदा हुए हो। और मैंने कहा कि मैं तो पढ़ के नौकरी लगूंगा, आप मेरे को बहकाओ मत। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम नौकरी लगवाओगे, अगर तुम पढ़ाओगे तो तुम्हारे डाउट जो हैं वे तो दूर होंगे ही, जो बच्चों के डाउट हैं वे भी दूर होंगे, तुम जल्दी नौकरी लगोगे। अगर नौकरी ही लगना है तो जब तक तुम्हारे पास टाइम है तब तक पढ़ा के देख लो, पूरी उम्र मत पढ़ाना। तो मैंने एक बैच पढ़ा और एक बैच पढ़ाया। इट वाज रियल वंडरफुल। उसके बाद फिर मैं एक बैच पढ़ा मेंस के लिए। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल क्लियर हुआ था। सीजीएल होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर लगते हैं। तब जीएसटी नहीं हुआ करता था, सेल टैक्स इंस्पेक्टर हुआ करता था, कस्टम इंस्पेक्टर। जितना पूरे देश को चलाने के लिए मशीनरी होती है, सेकंड लेवल की जॉब होती है। तो ये काफ़ी बड़ी अच्छी जॉब मानी जाती है। आईएएस से सेकंड लेवल की होती है, इनको मिनी आईएएस बोला जाता है। तो बढ़िया जॉब मानी जाती है। मैं एक किसान का बेटा था, तो हम लोगों के सपने ऐसे तो थे नहीं कि हम लोगों को बहुत ऊपर जाना है, पर एक अच्छी इंस्पेक्टर लेवल की जॉब मिल जाए तो दैट वाज मोर देन ड्रीम्स। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सीजीएल क्लियर हुआ था। तब मैंने पढ़ाया भी था। जब मैंने पढ़ाया तो उन्होंने उसके बाद नेक्स्ट बैच में फिर अप्रोच किया, मैंने फिर पढ़ाया। 2-3 बार पढ़ाने के बाद मुझे लगा कि सरकारी नौकरी में जितने रुपये मिलेंगे उससे ज़्यादा रुपये मैं कमा सकता हूँ पढ़ा करके। और जो बच्चों का प्यार मिलता था वो किसी भी चीज से ऊपर हो सकता है। आप महसूस कर सकते हो फैन फॉलोइंग क्या चीज होती है। जी। इससे आगे फिर जो है एक सपना हमारे अंदर जागा कि मैं ये टीचर बन के घूम रहा हूँ अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में, मैं अपना सेंटर बना सकता हूँ। 2-3 साल बाद मैंने ड्रीम लिया कि मैं अपना सेंटर बना सकता हूँ, तो अब हमारे सेंटर में क्या खास होगा। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि जो बच्चा मेरे सेंटर में आएगा वो 100% गारंटीड गवर्नमेंट जॉब लगेगा। भारत में बेरोजगारी है, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि किसी को भी लगता है कि जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, आईसीएस में आ सकता है, पढ़ सकता है, तैयारी कर सकता है। 100% गारंटीड जॉब तब भी थी और आज भी है, बस सही डायरेक्शन में मेहनत करनी होती है। अब वहाँ से मैंने जो है शुरुआत की और मैंने एक एक बच्चे के ऊपर, बहुत सारे बच्चों के ऊपर, लड़के लड़कियों से बहुत सारी बातें की। तुम्हें पढ़ने के दौरान क्या दिक्कत आई, इससे पहले तुम क्या सोचते थे, फिर इस दौरान क्या सोचते थे, जॉब के बाद क्या सोचते हो। और ये 2005 था। मैंने एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया। वहाँ एडमिशन लेकर के मेरा पहले एक टारगेट था कि मैं इस कोचिंग सेंटर में पढ़ाऊँगा। वो दिल्ली का सबसे बढ़िया सेंटर था, TN कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन्स। वहीं पर जो मेरी गृहिणी है, बेटर ऑफ है, वहीं मिली। हमारी लव मैरिज है और हम दोनों वहाँ पर तैयारी कर रहे थे, सब लोग तैयारी कर रहे थे। मैंने अपने बैच में पहले कुछ बच्चों से बात की कि मेरे पास एक प्लान है जिसमें 100% गारंटीड जॉब लगेगी।
उस टाइम पर पैसे लेकर के जुगाड़ करवा करके सिफारिश से नेताओं के तलवे चाट करके नौकरियां लेने का एक ट्रेंड था। तो सब लोगों ने कहा, भाई ना तो हमारे घर के पैसे देंगे, ना हमारे पास की जुगाड़ है, ना हमारी सिफारिश, हमारा काम नहीं होगा। मैंने कहा ये सब मैंने कब कहा? मैंने कहा अगर हम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तो जितने लोग ग्रुप में सभी के सभी सिलेक्ट होंगे। और 4-5 लोगों से शुरू करके वो हमारी क्लास में वायरस की तरह फैल गया कि जो ये 4-5 जने पढ़ते ना, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया पढ़ते। तो फिर सब लोग हमारे साथ, और कुछ दिन बाद पूरी क्लास हमारा एक ग्रुप था और एक दूसरे के साथ हम डिस्कस करते थे। जैसे जिसका मैथ बढ़िया था वो मेरा ही था। हर रोज सुबह क्लास से पहले जिसके भी डाउट है सब आएंगे, पहले पूछेंगे परिमल ये 5वां सवाल बता दो, 7वां बता दो, 8वां बता दो। पहले सब लोग मेरे पास आते थे, सब पूछते थे, पूरी क्लास के बच्चे। फिर किसी का और कोई डाउट है तो दूसरे सब्जेक्टों में जर्नली कम होता था, फिर भी कोई है तो पूछ लेते थे। तो सब लोग इस तरीके से तैयारी करते थे और जो हमारा बैच था उसमें हुए 100% सिलेक्शन। जो बाकी बैच थे वही कोचिंग सेंटर, वही टीचर, वही सब कुछ। जो बाकी कोचिंग सेंटर था उसका 30% रिजल्ट और हमारे बैच का 100% रिजल्ट। मैं वो मानता हूं कि मेरा वो कॉन्फिडेंस वहां से बहुत ऊपर गया। मैंने टीचर से बात की, स्टूडेंट से बात की, बाकी लोगों से बात की, और फिर जो मैंने वो टेक्निक बनाई थी वही टेक्निक बना करके मैंने 2005 की बात मैं बता रहा हूँ, फिर पढ़ाया 5 में, फिर 6 में पढ़ाया, 7 में पढ़ाया, और 2008 में हमने अपना कोचिंग सेंटर सोनीपत में शुरू किया। सुरेश सर के साथ एस अंग्रेजी बोलना सीखे, उसे में ही एस कंपटीशन हमने किया। अब उसको मैं बड़ा दुर्भाग्य कहूँगा, वो हमारी जर्नी बहुत लंबी नहीं चली और हम अलग हो गए। ICS कोचिंग सेंटर बना जून 2009 में, और जून 2009 से और 11 में हमने सोनीपत का नंबर 1 सेंटर बना दिया। हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स थे और सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस थे। सिलेक्शन तो 100% थे। 2008 में चालू किया, जितने बच्चे आए सब सिलेक्ट, 9 में जितने आए सब सिलेक्ट, 10 में जितने आए सब सिलेक्ट, और 11 में जो है जब जो 2-3 साल तक लगातार भाई जितने बच्चे जा रहे हैं सब सिलेक्ट हो रहे, तो फिर कहीं दूसरी जगह कोई क्यों जाएगा। तो 2011 में सोनीपत का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS बना। आज 26 में बैठे हैं, 15 साल सोनीपत का नंबर 1 है। 2014 में हमारी जर्नी शुरू होती है यहाँ से आगे ब्रांचेस पर जाने की, उसको फ्रेंचाइजी बोलते हैं। हम जैसे, क्योंकि हम अपनी ब्रांच नहीं चलाते, फ्रेंचाइजी देते हैं दूसरे आदमी को, वो ऑपरेट करते हैं, वहाँ संभालते हैं। हमारी क्लास चलती है सोनीपत से ऑनलाइन हर जगह पर। अब वो कैसे ऑनलाइन पर हम कैसे गए, ये मैं बात बताता हूँ आपको छोटी सी। ब्रांच लेने के लिए बहुत लोग आते थे, ब्रांच को फ्रेंचाइजी समझना आप। फ्रेंचाइजी लेने के लिए बहुत लोग आते थे, भाई आप फोटो लगा दो, ICS लिख दो, बाकी हम अपने आप देख लेंगे। तुम तो देख लोगे, बच्चों के पैसे तो ले लोगे, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सरकारी नौकरी लगने की जो मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये गारंटी कहाँ से आएगी? जो मैंने यहाँ विश्वास पैदा किया वो विश्वास वहाँ टूट जाएगा, और विश्वास बना करके तोड़ना, इसको क्या कहें। तो मैंने ब्रांच नहीं दी। फिर ये CCTV कैमरे का दौर आया, नेट का दौर आया, मोबाइल फ़ोन में कैमरे चल सकते हैं, लैपटॉप में कैमरे चल सकते हैं, साउंड वहाँ जा सकती है, तो मैंने उसको क्लास के लिए यूज़ किया। और सोनीपत से पानीपत में 2014 में पहली हमने फ्रेंचाइजी दी। हाँ, रितु नरेश वर्मा वो आज भी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की, क्योंकि जब नई चीज़ चालू होती तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है। उस टाइम पर नेट इतना स्टेबल नहीं था, इतने बढ़िया कैमरे नहीं थे, माइक इतने बढ़िया नहीं थे, उस टाइम पर सारी चीज़ें चैलेंजेस थी, और आपस में उनका कम्युनिकेशन तो था ही नहीं। माइक का कैमरे से कम्युनिकेशन नहीं था, कैमरे का नेट से कम्युनिकेशन नहीं था, कैमरे का लैपटॉप के साथ कम्युनिकेशन नहीं था। तो पता नहीं कितने जुगाड़ हमने बनाए, कितने जुगाड़ फेल हुए। फाइनली हमारी क्लास पानीपत चली, पर एक गड़बड़ थी। नेट तेज हो गया तो स्पीड तेज हो जाती, नेट स्लो जाता तो स्पीड स्लो हो जाती, फिर तेज हो जाती फिर स्लो, कभी फिर साउंड आगे भाग जाती, कभी जो पिक्चर आगे भाग जाती। तो थोड़े से चैलेंजेस आए टेक्निकली, उसको हमने साल भर में एड्रेस किया। नेट स्टेबल लिया, अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगाए, धीरे धीरे चीज़ें अपग्रेड हुई। हमारे घर में हर रोज़ झगड़ा होता था, आज कैमरा लगाना है तो पैसे जाएंगे, बोला ये सोनीपत से कमाता है, पानीपत में लगाता लैपटॉप आएगा तो फिर खर्चा, फिर ये वो। तो जैसे घर वाले थे, हाउस वाइफ थी मेरी मदर, जो है उसको इस प्रकार के बिजनेस और इन सब चीज़ों का इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं थी, उसको खर्चा लगता था, जो हो रहा सब खर्चा, जो हो रहा सब खर्चा। मैं कह रहा था जिस दिन ब्रांच चालू हो गई, जिस दिन फ्रेंचाइजी चालू हो गई, उस दिन चीज़ें आर पार हो जाएंगी, फिर हम नेक्स्ट लेवल पर होंगे, पर वो उनकी समझ में आ नहीं रहा था। तो पानीपत ब्रांच में जब क्लासेस स्टेबल हुई, बहुत मज़ा आया। लोगों ने इतनी गालियाँ दी कि ये बेशरम लोग हैं, ये शिक्षा के दुश्मन लोग हैं। टीचर नहीं होगा, बच्चे क्लास में बैठे, कोई पढ़ेगा ही नहीं,
कैसे सिलेक्शन होगा, क्या होगा, इतनी गालियां बकी बस पूछो ही मत। मैं सबकी गालियां सुनता था और मैं बोलता था समय जवाब देगा। फिर हमने अगले साल गुड़गांव ब्रांच खोली, फिर उसी साल हमने करनाल ब्रांच खोली, 2016 में हमने सिरसा ब्रांच खोली। तब जब हमारी 4 ब्रांच थी, उसी साथ हमने जो है दिल्ली में एक ब्रांच खोली। जब हमारी 5 ब्रांच हो गई और हम लोग जो है स्मूथली चला रहे थे, नेट स्टेबल हो गया था, स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्लासेस बहुत बढ़िया चल रही थी। जब 14 में हमने पानीपत में चलाया, प्रॉब्लम थी लेकिन सिलेक्शंस हो रहे थे। जो प्रॉब्लम हो गई, चाहे हमें टीचर वहां भेज के पढ़ाना पड़ा, बच्चों का नुकसान नहीं होने दिया। करनाल में चाहे हमें टीचर भेज के पढ़ाना पड़ा, पर नुकसान नहीं होने दिया। गुड़गांव में चाहे टीचर भेजना पड़ा, चाहे मैं जाकर के पढ़ा के आया, कुछ भी हुआ, बच्चों का नुकसान नहीं होने दिया। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने काम किया, हमारी सिरसा ब्रांच वहां जाके पढ़ाना नहीं पड़ा। उसके बाद सब चीजें सही थी। फिर तो हमारी 4 ब्रांच से 8 और 8 से 16 और 16 से 32, इस प्रकार से हमारा मामला चला। और 2019 में हमारे पास 40 ब्रांचेज थी, पूरे हरियाणा का नेटवर्क था, बहुत बच्चे पढ़ रहे थे। सोनीपत से बहुत बच्चों ने टॉप किया है, मैंने अपने आप बहुत बार टॉप किया, मोर देन 100 टाइम्स मैंने टॉप कर रखा, फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया। मेरी वाइफ ने ऑल टाइम हाई फर्स्ट रैंक ले रखा है। जैसे आज तक जितने स्टूडेंट हैं सब में से टॉप पर निकाले तो मेरी वाइफ है। तो हम लोग पढ़ाते थे, हमें पता था कैसे पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है, चीज़ों के साथ आगे कैसे बढ़ना है। तो बच्चों को हम वही बात बताते थे और जो बच्चे हमारी बात मानते थे वही सिलेक्ट और टॉपर। सिरसा पहली ब्रांच थी, वहां से एक लड़के ने टॉप किया, फर्स्ट रैंक लिया ऑनलाइन पर। जब वो फर्स्ट रैंक लिया, जब मैंने उसको फेसबुक पर लगाया, तब मैंने कहा आज मैं गालियां आमंत्रित कर रहा हूं, जो जो हैं गालियां देने वाले जरा टैग करो अपनी गालियां, कि ये शिक्षा के दुश्मन लोगों का नाश करेंगे, सत्यानाश करेंगे और इस प्रकार से चीजें करेंगे। थोड़े से दिनों बाद HSSC ग्रुप C, D और हरियाणा पुलिस 3 भर्तियां इकट्ठी हुई। ICS की सभी ब्रांचेस में जितने स्टूडेंट्स थे सब सिलेक्ट। कुरुक्षेत्र ब्रांच है हमारी, राजेंद्र जी हैं, वो तब से अब तक लगातार पढ़ा रहे हैं। फोन आया, अब फोन पर वो जो ना जैसे दुखी होते हैं, दुखी से भी ज्यादा दुखी, और वो सर मन नहीं लग रहा सर, ऐसे वो जो करके रोने लग गया। मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई होगी। हाँ, हुआ क्या? राजेंद्र पहले रोना बंद कर, पहले बता हुआ क्या। बोला सर सेंटर में जितने बच्चे थे ना सारे सेलेक्ट हो गए, सारा सेंटर खाली, अब खाली सेंटर में मन ही नहीं लगता। एक तो सेंटर पूरा भरा हुआ, गए हम आ गए, एक पूरा खाली, सब सेलेक्ट हो गए। तो मैंने उसको लिटरली गालियां दी, माँ गधे तू सोचता क्या सारे यहीं बैठे रहे, तूने बच्चों को यहाँ बुलाया, पढ़ाया, तैयार किया ताकि नौकरी लग जाए, अब ये सब नौकरी लग गए। अब तू अपनी जगह बढ़ा, स्टूडेंट्स की कमी नहीं रहेगी, जगह की कमी रहेगी। और मैं आपको बताता हूं सर, ICS में जब कमी बताई जाती है ना, भाई ICS में क्या कमी है, तो बोला वहां बैठने की जगह नहीं है। बैठने की जगह 100 आदमियों की, एडमिशन 120 है, एडमिशन 130 है, और बाकियों को मना करना पड़ता है कि इतने में से 20-30 तो एब्सेंट हो ही जाएंगे, तो बाकी जितने आएंगे उतने बैठ जाएंगे। इस प्रकार से लगातार जो है ये सब चीज़ें चली, कंटिन्यू हमने पढ़ाया सर, ब्रांचेस का ये नेटवर्क बना। शुरुआत में जैसे कम्युनिकेशन में दिक्कत थी, बच्चों को समझने में दिक्कत थी, धीरे धीरे उस चीज़ को हमने फॉलो किया। और आप यकीन मानेंगे पिछले 10 साल से शायद मेरी क्लास में कोई डाउट नहीं आया कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया। अगर एम्प्लॉयमेंट है तो वो है सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी की गारंटी ICS में है। तब से लगातार आज तक, चाहे कोई हमारी ब्रांचेज में, चाहे हेड ऑफिस में, जो स्टूडेंट आया जिसने हमारे बताए रास्ते पढ़ाई करी, तैयारी करी, मेहनत करी, आज वो सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। और आगे जितने लोग आएंगे जो इस तरीके से पढ़ेंगे वे भी गवर्नमेंट जॉब में होंगे। अभी कुछ दिन पहले मेरी शिकायत दर्ज करवा दी गई सरकार की तरफ से, बोला ये सरकारी नौकरी की गारंटी देता। तो मैं थाने से फ़ोन आया, बोला कल सुबह थाने में आ जाओ। मैं भाई मैं तो क्लास लूँगा। बोला आपकी शिकायत दर्ज है। मैं अगर FIR दर्ज है उठा ले जाओ मेरे को, और नहीं तो मैं आपके कॉल पर क्यों आऊँ। उसका फिर कॉल आया अगले दिन, मैंने बुलाया था, मैंने मना किया था, मैं तो नहीं आऊँगा। जब टाइम होगा आप पहले तो ये मेरे को प्रूफ दो कि आप पुलिस में हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, पूछो ही मत। पहले मेरे को प्रूफ दो, उन्होंने प्रूफ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरे को उठा ले जाओ, अगर कोई मेरा कुछ भी है तो उठा ले जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। फिर वो जो है बात होते होते मैंने कहा भाई मैं शुक्रवार को आ सकता हूँ। ये 4-5 दिन तक ये जो उनके साथ बातचीत चली, मेरा ये काम है, ये काम है, ये काम है, मैं खाली थोड़े बैठा हूँ। तो फिर मैं वहाँ जा करके उनसे मिल करके आया। वहाँ जा करके उन्होंने एक वीडियो का क्लिप दिखा, क्लास की वीडियो का इतना सा क्लिप, 6 सेकंड 7 सेकंड। बोला देखो आपने ये बोल रखा है, उसमें बोल रखा था जब नेता, मंत्री,
मुख्यमंत्री सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं दे रहे, उस टाइम पर परिमल कुमार दे रहा है। मैंने ऐसे करके कर रखा था। अब उससे पहले की जो बातचीत थी, उस बातचीत में था सरकार फेयर सिलेक्शन करवा रही है, हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सरकार की तरफ से अब पर्ची और खर्ची की योजना नहीं चलती, अब नेता और अफसर नौकरी नहीं लगवा सकते। आज मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूं कि जिस टाइम पर मंत्री, मुख्यमंत्री और नेता जो है नौकरी की गारंटी नहीं दे सकते, उस टाइम पर परिमल कुमार दे सकता है। तो ये एक शिक्षक का सम्मान है। और आज भारत शिक्षक के सम्मान के साथ किस तरफ आगे बढ़ रहा है और तैयारी और योग्यता की आज भारत में क्या कदर है। तो बातचीत तो ये थी। अब उसका वो पार्ट काट के उन्होंने मेरे को दिखाया। मैंने कहा सर 6 सेकंड का इस क्लिपिंग का क्या बनता है, इस पूरी क्लास को आप देखो। बोला मैं खाली थोड़े ही हूँ। मैं खाली हूँ। अब क्लास एक बातचीत का एक 6 सेकंड का पार्ट काट के मुझे बताओगे कि मैंने गलत काम कर दिया, और कर दिया तो जो आपको करना कर लो। तो बोला जो कुछ नहीं सर, ये वो आप एक वो लिख दो, यही बात लिख दो। मैं ये बात तो यार मैं व्हाट्सएप पे वहीं से लिख देता, इस काम के लिए अननेसेसरी जो है इसके बात की क्या ज़रूरत थी। तो इस प्रकार से जो है मैं कोई गलत काम करता नहीं तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। ये बातचीत है सर। सरकारी नौकरी की गारंटी जारी है अब तक। अब सर ये बता दीजिए कि सरकारी नौकरी में कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी आप करवा रहे हैं? सरकारी नौकरी में सर जैसे 4 लेवल की नौकरियां होती, ग्रुप 1 IAS IPS बनते हैं, ग्रुप 2 CGL इंस्पेक्टर्स और ये सब बनते हैं, ग्रुप C क्लर्क, टीचर, पुलिस कांस्टेबल ये सब बनते हैं, फोर्स में जाते हैं, और ग्रुप D जो सब हेल्पिंग स्टाफ होता है। तो हम लोगों के पास जो अधिकतर बच्चे हैं वो लोअर मिडिल क्लास के, लोअर क्लास के बच्चे हैं। ग्रुप C और D की तैयारी के लिए हमारे पास बच्चे ज़्यादा आते हैं। ग्रुप B में भी लगते हैं, CGL भी सिलेक्ट करते हैं, तहसीलदार भी हमारे पास पढ़ के बच्चे लगे हैं। तो सरकारी नौकरी है जो पूरा देश चल रहा है ना सर, ये बहुत लोगों को जिनको सरकारी नौकरी का नहीं पता, उनको पता नहीं है। तो जैसे बहुत लोग जो ये पूरा देश चल रहा है, ट्रेन चल रही है, जहाज चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, भाई ऑफिसेज चल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, स्कूल चल रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है ये सरकारी नौकरियों से चल रहा है, और उन सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी ICS में होती है। बच्चों को अगर एजुकेशन इस प्रकार की प्रोवाइड हो जाए, जो गरीब है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और नहीं तो लोग इतना तो जुगाड़ कर ही लेते हैं। हम 1500 रुपये लेते हैं, 1 साल पढ़ाते हैं, मोबाइल के ऊपर क्लासेज चलते हैं, सभी लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज। कोई भी बच्चा पढ़ के सरकारी नौकरी लग सकता, लग रहे हैं। जिसके मन में सपना है कि मुझे अपना जीवन बदलना, वो बदल सकता है। और 1500 रुपये क्या कहानी, 3 दिन कहीं काम कराओ, 500 तब 1500 रुपये आ गए। कोई भी बच्चा कर सकता है। और ऐसा हम नहीं, बहुत सारे टीचर्स भी कर रहे हैं। जिसको जो पसंद आए, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हम ही हैं, देश में और भी बहुत लोग हैं। जिसको जो पसंद आए टीचर्स वहाँ जाएं, पढ़ें, देखें। और एक अच्छा करियर भी है सरकारी नौकरी। वो नहीं मिलता तो प्राइवेट नौकरी, बिजनेस, जिसका जो विचार है। इसमें कुछ लोग गालियां देने लगते हैं कि तुम सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहते हो। भाई तुम्हें व्यापार करना कर लो, मैं कौन सा तुम्हारे घर गया हूं। मेरी ये राय है, आप मानो ना मानो, आप प्राइवेट नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, विदेशों में चले जाओ, जिसको जो करना वो करे। सरकारी नौकरी भी पर ऑप्शन है। और कुछ नहीं कर सकते तो सरकारी नौकरी जरूर कर सकते हैं, ICS है। ICS आपकी मदद करेगा। अगर कोई टिप देनी हो, 3 चीज़ें वो लोग जो 10th या 12th पास करके निकल रहे हैं और अपना करियर सरकारी नौकरी में ग्रेड 2, 3, 4 में देख रहे हैं, या ग्रेड 1 में भी UPSC की भी तैयारी करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही, तो आप उनके लिए 3 या 5 मैं नंबर आपके ऊपर छोड़ता हूँ, टिप्स जो आप देना चाहें जी, जिसमें ये तो ज़रूर हो कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, वरना जेन जी के आप तो इतनी जेन जीज के साथ काम कर रहे हैं। एक समस्या ये है कि उनसे मेहनत कैसे करवाएं भाई। तो क्या ये समस्या जेन जी वाली सिर्फ शहरों तक सीमित है या ये उसका प्रभाव नीचे भी आ गया है? हमारा जो समय था, आपका जो समय था, वो टाइम क्या था कि वहाँ पर अभाव था, चीज़ें थी नहीं। अब चीज़ें पाने के लिए मेहनत करते थे। अब आजकल जो क्राउड है, लोग हैं, बढ़िया घर बने हुए हैं, रोड हैं, गाड़ियाँ हैं, फ़ोन है, AC है, तो उतना अभाव नहीं है। वे लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। पर जिनको ज़रूरत है, अब उनमें से जिनको ज़रूरत है वे, या जिनके पास ये सब नहीं है, सारे देश के पास थोड़ा ही है भाई। इनकम टैक्स पे कितने लोग हैं? 5-7, 10%, 20% होंगे भारत के लोग, बाकी तो ऐसे ही हैं इतने लोग। तो जो लोग गरीब अपने आप को मानते हैं या जो अमीर है, उनमें से भी जो लोग चाहते हैं कि हम एक शांति का जीवन जिए, सरकारी नौकरी शांति का जीवन। आप सुबह 9 बजे जाओ, 6 बजे वापस आओ, फैमिली लाइफ जियो। अब दिवाली की भी छुट्टी होगी, होली की भी छुट्टी होगी, ईद की भी छुट्टी होगी, क्रिसमस की भी छुट्टी होगी, कभी रविदास जयंती, कभी ये है, कभी गर्मी की छुट्टियां, कभी सर्दी की, सब छुट्टियां।
आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, प्रॉपर तरीके से आप अपना काम कर रहे हो, कोई आदमी कुछ नहीं कह सकता। तो सरकारी नौकरी पाने के लिए पहला काम, टारगेट बनाओ। टारगेट, पहले सपना नहीं देखते, टारगेट नहीं देखते। अब मैं अपने घर से चला तो यहां आने का मैंने टारगेट बनाया कि मैं यहां आऊंगा, उसके बाद फिर मैंने रास्ता पकड़ा। गड़बड़ क्या होती है, लोग पहले रास्ता पकड़ते, मंजिल बाद में देखेंगे। अब मैं घर से कार उठा के चल पड़ा, अब मुझे मेरठ जाना है, पानीपत जाना है, दिल्ली जाना है, तो पहले टारगेट फिर रास्ता, ये गड़बड़ पहली होती है। भाई आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकारी नौकरी पाने के लिए पहला काम सरकारी नौकरी लगना है। अब सरकारी नौकरी लगने के लिए मैथ सीखना है, रीजनिंग सीखनी, जीके, इंग्लिश, हिंदी, स्टेट जीके, ये सब सीखना, कंप्यूटर सीखना है। तो आपको जो पसंद है वहां जाके पढ़िए। हम पसंद है हमारी, पढ़ के देखिए क्लास, हमारी लाइव क्लासेस यूट्यूब पर भी चलती है, ऐप पर भी होती है, सेंटर में भी होती है। पहला काम टारगेट बनाओ, दूसरा काम रास्ता पकड़ो। अब रास्ता बढ़िया, गाइडेंस बढ़िया, तो फिर सरकारी नौकरी, हमारी सरकारी नौकरी की गारंटी है, ये बात चलेगी। अब तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कंटिन्यूटी। आप चल तो पड़े, सोनीपत से चल पड़े, पानीपत जाना है, तो बीच में आपको थकान लगेगी, प्यास लगेगी, और कुछ दिक्कत आएगी, तो बीच में छोड़ जाते हैं बहुत सारे लोग। तो कंटिन्यूटी निभानी है, जब तक वहां नहीं पहुंचे तब तक आपको चलते रहना। स्पीड ज्यादा है तो थोड़ी जल्दी पहुंचेंगे, स्पीड स्लो है तो थोड़ी लेट पहुंचेंगे। अब पहले से प्रीवियस नॉलेज लेवल थोड़ा सा है तो जल्दी पहुंचेंगे, प्रीवियस नॉलेज लेवल नहीं है तो बेसिक सीखना पड़ेगा, उसके बाद पहुंचेंगे। लेकिन सरकारी नौकरी तक सब लोग पहुंच सकते हैं, इतना करियर सब लोग ले सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मेरा सवाल यह है कि क्या सब लोग तैयारी करेंगे? अब जो लोग तैयारी करेंगे उन्हीं को तो मिलेगी, जो तैयारी नहीं करेगा उसका क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी, वो हमेशा नेगेटिविटी से भरे रहते हैं। अब नेगेटिव लोग क्या करेंगे? तो पहले काम पॉजिटिव के साथ सीखना है, पॉजिटिव माइंडसेट। मुझे ये सब चीजें सीखनी है और नहीं आ रही समझ में तो टीचर का बता दो, जिम्मेदारी टीचर की सिखाने की। तो एक सपना लेना है, उस रास्ते पर चलना है और तब तक नहीं रुकना जब तक मंजिल पर ना पहुंचे। स्वामी विवेकानंदा का वो कोट, उठो जागो आगे बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। तो इस तरीके से आपको मेहनत करनी है, सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता आपके भी कदम चूमती रहे, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके कदम चूमती रहे, और आप जिस तरह से समाज निर्माण और समाज कल्याण में योगदान दे रहे हैं, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, यही हमारी आपके लिए कामना है। हमसे विजनरीज ऑफ हरियाणा पॉडकास्ट में बात करने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए लाखों लोगों का इस पॉडकास्ट के जरिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।